सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। आज ये मैथ का पहला चैप्टर है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति क्या होता है। ठीक, तो जो लोग आज इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का पूरा साइंस हिंदी मीडियम में और आपका जो मैथ है वो हिंदी मीडियम में पूरा आपको मिलेगा। ठीक, तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से, उसमें यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे कितने कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं, कितने समय बाद आएंगे, 4 घंटे बाद आएंगे, कब मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे। तो ये 3 4 5 ये जो नंबर हम लोग, ये जो संख्याएं यूज कर रहे हैं, इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अनंत तक हमारे सभी नंबर जो हो जाएंगे, जो सभी संख्याएं होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है पूर्ण संख्या, ठीक, ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा था, उसे पूरा करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देने पर यह पूर्ण संख्या बन जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, अगर हम लोग उस प्राकृतिक संख्या में 0 को भी जोड़ दें, ये सभी नंबर क्या है हमारी 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक, ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसमें हम लोग 0 को भी जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, और इस प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बनता है। फिर इसे हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक। तो पूर्ण संख्या क्या होगा 0 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक, पूर्णांक संख्या जैसा कि नाम से लग रहा है, पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण अंक प्लस अंक हो जाएगा। ठीक, पूर्णांक हो जाएगा। आप लोगों में से जिस स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए, ये जैसे मैं अभी लिखा हूँ इसमें बिना चेंजेस के इसी हाल में आपको ये PDF मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। हो सकता है वो हमारे वेबसाइट पे जाए तो वहाँ से आपको मिल जाए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। जैसे वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, फिर मैं आपको जो है जो PDF चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, तो आप लोग परेशान ना होइए, PDF सबको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 1 2 3 4 इधर तक देखें तो ये क्या है, हमारा कैपिटल N है, यानी हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अगर हम लोग धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में, यानी कैपिटल -N, तो अगर हम लोग धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी जोड़ दे, मिला ले, तो हमारा नंबर बन जाता है। तो हमारा जो संख्या बनेगा वो हमारा बन जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनने वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक क्या है, धनात्मक हमारा प्राकृतिक संख्या है और ऋणात्मक हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम लोग धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और 0 को शामिल कर दें तो इन सब से बनने वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे, और इसे हम लोग कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसे हम कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से दर्शाते हैं। ठीक, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कम समझ में आ रहा होगा या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को
स्टार्ट से कई बार देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। q का मान यानी जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जैसे 2/3 हो गया तो ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। लेकिन यहाँ पे एक शर्त दिया गया है कि q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक। इसी तरीके से हो जाएगा 5/2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं 0, 3/4, ये सभी नंबर, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है, ठीक। 0 भी हमारा परिमेय संख्या। आप देखिए कैसे, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 या फिर इसे हम 0/1 या फिर 0/5, ठीक। तो हम लोग हर में कुछ भी लिख सकते हैं, 0 छोड़ करके कुछ भी लिख देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब 0 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसे हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये इस तरीके से है, ठीक। ये हमारा अंडर रूट के अंदर 25 है। ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जब हम 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये करड़ी वाले जो होते हैं वो भी परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनका वर्गमूल होना चाहिए, ठीक। जैसे 625 है ये अंडर रूट के अंदर, तो ये किसका हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है। इसका वैल्यू क्या होगा, 25। तो हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 25/1। क्लियर। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक, परेशान मत होइए। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें करड़ी के अंदर लिखा जाता है और इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को करड़ी के अंदर लिखें, ठीक, लेकिन इस तरीके से लिखें कि उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे अगर हम 25 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसा संख्या नहीं चाहिए हमें, ऐसा संख्या चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके। तो अगर हम लोग यहाँ पे 23 लिख दें, 23 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ठीक। तो ऐसी सभी संख्याएँ हमारी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएँ, ठीक। क्लियर सबको। उदाहरण के लिए देख लीजिए, करड़ी के अंदर 13, 17, 123, 217, 257, 567, ये सभी ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक। ये अपरिमेय है। जबकि परिमेय में क्या था, ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोग 625 है तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल निकाल सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होगा। और आपका अपरिमेय संख्या हमेशा करड़ी के अंदर होगा, ठीक, ज़्यादातर टाइम। अब इसी में एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है और आप इसे नोट कर लीजिए कि पाई जो है हमारा, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.141592। ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए पाई की वैल्यू जो है ये होती है, ठीक। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों होता है, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, ठीक। तो ऐसा कोई संख्या जो आपस में कभी भी रिपीट ना करता हो और ख़त्म ना होता हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये नंबर है, ठीक। तो पाई हमारा याद कर लीजिए आप लोग कि एक अपरिमेय संख्या है। अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे है। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम लोग परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को मिला दें, परिमेय संख्या यानी इसे 3/5 हो गया, 7/11, 19/13, और अपरिमेय संख्या में ये तीनों हो गए, ठीक। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन सभी नंबर को मिला करके हम कह सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक संख्या है।
क्लियर। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला करके हमें वास्तविक संख्या मिलता है, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती है। आई होप कि आप सबको इतना पता होगा, ठीक। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जैसे यह 7, तो 7 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। शेषफल जो है वो 1 आएगा, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर हम लोग 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक। जैसे ये 7 हो गया। इसी तरीके से हमारा 5 हो जाएगा। 5 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। यानी ये ऐसी सभी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से अनंत तक, ठीक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो विषम संख्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से सेम टू सेम होता है हमारा सम संख्या। ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो ऐसे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ऊपर वाले में विभाजित नहीं हो रहा था, नीचे वाले में विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए 2, 4, 6, ये सभी नंबर। जैसे 4 की बात करें तो 4 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 2 मिलेगा। 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और हमें शेषफल 0 मिलेगा। तो ये ऐसे सभी नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक। तो ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 हमारा सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तब आप क्या बताएंगे? ठीक, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। 0 जो है हमारा वो सम संख्या है, ठीक। क्योंकि देखिए जब हम 0 को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा? ठीक, शेषफल क्या आएगा हमारा? 0। भाई ऐसे सोचिए ना, अगर हम 0 को 2 से विभाजित करेंगे तो वैल्यू कट के 0 आएगी, यानी इसमें शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा सम संख्या है। अब यहाँ पे मैं डिवाइड करने का आपको मतलब भाग देने का एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ होती है, जैसे अगर हम लोग 3 को 4 से भाग देंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शेषफल क्या आएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3 आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला संख्या है, हर वाला, ये बड़ा है और अंश छोटा है, तो अंश हमेशा हमारा शेषफल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2/5 होगा तो शेषफल क्या आएगा? भागफल नहीं पूछ रहा हूँ, शेषफल पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 2, ठीक। अगर हमारा हर बड़ा होगा तो जो हमारा अंश होता है वो हमारा शेषफल हो जाता है, ठीक। अब इसका काम नीचे वाले में है, यहाँ पे देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5। जैसे 5 है, 5 को हम लोग कौन कौन से संख्या से विभाजित कर सकते हैं? ठीक, 1 से विभाजित कर सकते हैं, बिल्कुल। 1 के टेबल में 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 से विभाजित नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, हाँ 5 से कर सकते हैं। यानी 5 को विभाजित करने वाले बस 2 ही संख्या है, या तो 1 है या तो 5 है। यानी या तो 1 है या वो नंबर स्वयं अपने आप को विभाजित कर रहा है, बस 2 ही नंबर है। ऐसे ही आप देख लीजिए 13 को देख लीजिए, 13 का भी यही हाल है कि 13 को या तो हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 13 स्वयं से भाग दे सकते हैं, बस, ठीक। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक, प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारा 2 है, ठीक। 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, यानी 1 से विभाजित होगा या फिर 2 से होगा। अब एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं इन सब पूरे प्रोसेस में कि आपका सिर्फ 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। बाकी सभी नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे 3, 5,
11, 13, 17 ये सभी हमारे विषम संख्या हैं। तो सिर्फ एक ऐसा सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य भी है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। अब आप ऊपर क्या देख रहे थे, अभाज्य लग रहा था कि ये एक से, अभाज्य में क्या था कि एक से विभाजित हो रहा था और स्वयं से विभाजित हो रहा था। तो भाज्य में क्या हो जाएगा, जो एक से विभाजित हो, स्वयं से हो और किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी जैसे 4 की बात करते हैं। ठीक, तो 4 को हम लोग ध्यान से देखिए, 4 को हम लोग 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं और 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 4 जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके की संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं या फिर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे इसी में है, देखिए 6 है, 6 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं और 6 से भी विभाजित कर सकते हैं। यानी 6 को हम लोग 4 संख्या से विभाजित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। जबकि अभाज्य संख्या में आप देख रहे थे कि हम किसी भी 2 संख्या से विभाजित कर पा रहे थे, बस 1 से और स्वयं से। बाकी इसमें क्या है, 1 है, स्वयं भी है, लेकिन 2 और संख्याएं इसमें जुड़ जाती हैं। 2 नहीं, मतलब हो सकता है 2, जैसे ऊपर वाले में एक ही संख्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से हो, साथ में किसी और भी संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल के लिए है हमारा 4, 6, 8, 9, ये सभी इसे इनफाइनाइट तक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है। अभी ऊपर हम लोग प्राइम नंबर पढ़े थे, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कम से कम 2 हमें अभाज्य संख्या चाहिए। ठीक, नाम से ही लग रहा है। तो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। पहली बात तो ये है कि हमें कम से कम 2 अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या यानी ऐसा जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से हो, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक, तो कम से कम हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया। तो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका म स 1 हो। ठीक, ल स म स आई थिंक आप सब पढ़े होंगे। तो जिसका HCF 1 हो, जैसे 2 और 3 हो गया। अब देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 3। जिनको म स निकालना नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए म स में हम लोग ये खोजते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक, तो इसमें क्या कॉमन है, 1। इसका मतलब इसका म स क्या हो जाएगा, तो म स, तो इसका म स ऑफ 2,3 बराबर हो जाएगा 1। ठीक, इसका मतलब 2 और 3 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका म स 1 हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये दोनों संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरीके से हमारा है 5 और 7। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 गुणित 5 लिख सकते हैं बस। 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। इनका म स क्या हो जाएगा, इनका म स 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका हमारा म स, मतलब 2 ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका म स 1 होता है, उन्हें हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर। अगर आपको कम समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया है, भर गया है। तो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे, जगह कम है तो हम आपको समझाते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड में, अभी आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है। यहाँ पे हमारा होता है कहीं पे 0, इस तरफ हमारा होता है 1, दाहिनी तरफ फिर 2 होता है, फिर 3 होता है और फिर क्या होगा हमारा 4 होगा। तो इस तरीके से ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, इधर होता है हमारा -1, -2, -3,
इस तरीके से ये माइनस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, तो संख्या रेखा पे क्या होता है कि संख्या रेखा ये होता है हमारा। संख्या रेखा पे जैसे जैसे हम लोग दाईं तरफ बढ़ते हैं संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जब 2 से हम 3 पे जाएंगे तो हमारा मान जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक, 3 बड़ा है 2 छोटा है। उसी तरीके से इधर भी है कि जैसे जैसे हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ेंगे मान हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि -2 जो है वो बड़ा है। ठीक, और इसका उल्टा भी होता है, जैसे जैसे हम लोग बाईं तरफ जाएंगे मान हमारा घटता जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आपको पता होगा कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम अंश बटाहर के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में। जैसे हमारा 2/5 हो गया। सबसे पहला है हमारा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग किसी अंश को हर से भाग दें तो भाग देने के बाद जो उसका मान आएगा या तो वो पूर्ण संख्या आएगा या फिर दशमलव में आएगा। ठीक, जैसे अगर इसको हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 2.5। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम 4/2 लिखें, इसे भाग देने पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2.5 मिल रहा है। लेकिन ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो भाग देने के बाद ख़त्म हो जा रही हैं। जैसे 2.5 के बाद ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, इसी तरीके से 4/2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें 9/3 हो जाएगा, भाग देने के बाद क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 9 अगर मान लो 2 है तो क्या मिलेगा? 4.5 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आ रहा है या तो वो पूर्ण संख्या आ रहा है या फिर दशमलव में आ रहा है, लेकिन ख़त्म हो जा रहा है। जैसे 4.5 के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जो संख्याएं ख़त्म हो जाए एक टाइम के बाद, भाग देने के बाद उनका जो मान आए वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक, अब इसका एक उल्टा होता है थोड़ा सा, अशांत दशमलव प्रसार या फिर अनावसानी आवृत्ति। तो जिस तरीके से हमारा शांत था उसका उल्टा हो जाएगा अशांत। अब इसमें क्या होगा? अगर हम लोग किसी भी संख्या को, जैसे 1/3 है, अगर इसे हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा? इसका मान क्या आएगा? 0.3333। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या आपस में बार बार रिपीट करेगा। ठीक, दोहराएगा। जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.333। ठीक, अब अगर ऐसी संख्याएं हों जिनको भाग देने के बाद जो हमारा मान आए वो कभी भी, यानी अच्छा मान का मतलब क्या? जो हमारा भागफल आता है। ठीक, तो जो हमारा भागफल आता है अगर वो कभी भी ख़त्म ना हो और आपस में बार बार रिपीट करे, जैसे ये हो गया, पॉइंट के बाद 333 आया जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। ठीक, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारा इस तरीके से बार लग जाएगा। इसका मतलब ये 0.33 इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, कभी रुकेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी सभी संख्याएं जो भाग देने के बाद कभी भी ख़त्म ना हो और आपस में रिपीट करता हो, मतलब बार बार दोहराता हो, उसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। इसका एक और उदाहरण है, जैसे 10/3। ये बहुत प्रसिद्ध है उदाहरण। इसका मान क्या आता है? 3.33333333। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो ऐसी सभी संख्याएं जो भाग देने के बाद कभी ख़त्म ना हो और आपस में बार बार रिपीट करे, उसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 दशमलव ऊपर क्या लिख सकते हैं? 3 बार। ठीक, 3 के ऊपर बार। बार का मतलब ये 3 जो है आपस में बार बार रिपीट करेगा। क्लियर? अब इसका ही है, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जिस तरीके से ऊपर था
इसको देखते हैं, ठीक, एक को देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या था कि भाग देने के बाद नंबर ख़त्म नहीं हो रहा था, बार बार आपस में रिपीट कर रहा था। यहाँ पे उल्टा होता है। अपरिमेय संख्याओं का प्रसार का मतलब ये होता है, ये ऐसे संख्याएं होती हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है और ना ही कभी रिपीट होती हैं। जैसे हम बात करें 0.15927819258। अब देखिए, अब ये जो हमने संख्या लिखा है ये ना तो कभी ख़त्म हो रहा है, ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तो ये संख्या ना ही कभी ख़त्म हो रहा है, ना ही कभी आपस में दोहरा रहा है। कहीं पे आपको कहीं पे पैटर्न नहीं दिख रहा है कि ये बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक। तो ऐसी सभी संख्या हमारी जो है अपरिमेय संख्याओं का प्रसार कहलाती हैं और इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अगर आपको याद हो तो। अब इसी में एक फेमस एग्जाम्पल हम लोग अपरिमेय संख्या में देखे थे, पाई, ठीक। ऊपर याद होगा आपको कि हम लोगों ने देखा था कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब क्यों है, यहाँ पे देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे अपरिमेय संख्याएं की एक परिभाषा हम लोगों ने ऊपर देखा कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा इसका परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो कभी भी आपस में रिपीट ना करें, दोहराए ना और कभी ख़त्म ना हो। जैसे ये संख्या है, ये आपस में कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है और कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो ना ही कभी आपस में दोहराए ना ही कभी ख़त्म हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। अब अगर आपको याद हो तो हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है हमारा अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, देखिए अब 3.141592 इस तरीके से हमारा ये संख्या है, कभी ख़त्म तो होगा नहीं, ये ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता। साथ में इसमें अगर आप देखेंगे कोई आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, कभी भी कोई संख्या आपस में रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक। रिपीट करने का मतलब एक पैटर्न होना चाहिए जो बार बार आपस में रिपीट करे, ठीक। तो इसमें रिपीट वाला भी सिस्टम नहीं है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती है। या फिर ऐसी संख्याएं जो ना ही कभी ख़त्म हो ना ही आपस में कभी दोहराएं, उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है आप ही लोग के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग पता है किस तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग इस चैनल पे जो है जो भी जैसे हमारा एक्सरसाइज 1.1 है तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक। परिचय देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अब ये क्या है, ये एक्सरसाइज 1.1 का परिचय है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1.2 पे जाएंगे, मतलब 1.2 पे जाएंगे तो उसका पहले हम लोग परिचय देख लेंगे, ठीक, कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। तो जब आप लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपसे एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना, ठीक। तो ये चीज़ अभी हम सीख लेते हैं जिससे कि जब हम लोग एक्सरसाइज भी पहुँचे तो हमें वहाँ पे नया ना लगे कुछ भी। तो दो संख्या जैसे अगर हम समझते हैं, ठीक, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है और 4 है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों संख्याओं के बीच, ये दोनों क्या है हमारी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का 3 जो है हमें परिमेय संख्या बताइए। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका एक तरीका है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4/1 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंश में और हर में जितना भी, जैसे 3 परिमेय संख्या चाहिए हमको ना, तो क्या करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे। 3 है तो 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस 3 को हम पहली बात n मान लेते हैं, ठीक। जितनी भी संख्याएं चाहिए तो n+1 निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा n+1, क्या हो जाएगा 3+1 दैट इज 4 हो जाएगा हमारा 4। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं में फिर से लिखते हैं, ठीक।
तो हम लोग दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो दोनों संख्याओं में उसके अंश में और हर में इस 4 का गुणा करेंगे, ठीक, n+1 का गुणा करेंगे। तो ऊपर 4 नीचे भी 4, यहाँ पे ऊपर भी 4 नीचे भी 4, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 दूना 8, 8/4, ऊपर क्या मिलेगा यहाँ पे 16, 16/4। हमारी कोशिश क्या है, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है, पहला काम, कि जो हमारा हर है दोनों में वो सेम होना चाहिए। अब हो गया है, ठीक, पहले भी था लेकिन अब और अच्छे से हो गया है, क्योंकि 3 नंबर निकालना था, 3 संख्या, तो हमने 4 से गुणा कर दिया। अब हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो 8, देखिए डिनोमिनेटर यानी हमारा हर जो है वो दोनों बराबर हो गया है, ऊपर 8 है और इधर 16 है। तो 8 और 16 के बीच में कोई भी 4 नंबर ले लीजिए, 3 नंबर चाहिए ना, 3 परिमेय संख्या चाहिए तो 3 ले लीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए 9/4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा और 11/4। ठीक, हो सकता है आपके उत्तर माला में ये आंसर ना मिले, लेकिन कोई भी आंसर हो उसके बीच में होना चाहिए बस, ठीक। तो ये भी सही है। एक और तरीका होता है जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, x+y/2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, इस तरीके से करते रहते हैं बार बार, ठीक। ये भी ठीक है, लेकिन जब परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है तो ये वाला थोड़ा मेथड दिक्कत देता है, ठीक। इस वजह से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, और जब हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमसे बोला जा रहा है कि एक संख्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि 2/3 और 3/5 मान लो। हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 जो है परिमेय संख्या बताइए, 3 परिमेय संख्या बताइए। तब अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। पहला काम ये होता है कि हमारा हर बराबर हो, यहाँ पे हर बराबर नहीं, ऊपर क्या था, देखिए ऊपर हमारा 2 और 4 था, यानी 2/1 4/1 था, हर पहले से बराबर था, ठीक। तो हम लोगों ने जितना निकालना था उससे एक ज़्यादा का गुणा किए थे ऊपर और नीचे। यहाँ पे पहला काम होगा कि पहले हम हर को बराबर करें। अब हर को बराबर करने का एक तरीका ये है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर हम लोग इस 3 में मतलब 2/3 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो नीचे 15 हो जाएगा। यानी दोनों में हर को बराबर करना है, तो इसका इसमें गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर, अच्छा, जो चीज़ हम लोग अंश में करते हैं वही हर में भी करते हैं, तो अगर हम लोग 2 गुणित 5 कर दें और 3 गुणित 5 कर दें, ठीक, जो अंश में किए हैं वही हर में किए हैं, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। इधर क्या है हमारा 3/5 है, तो अगर हम लोग इसमें 3 से गुणा कर दें और ऊपर भी 3 से गुणा कर दें तो अब हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 15 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, और इधर भी हमारा 15 हो जाएगा, हर हमारा बराबर हो जाएगा। कैसे करते हैं, इसका हम लोगों ने इसमें गुणा किया है, इसका इसमें किया है, ठीक, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 10/15, यहाँ पे क्या मिलेगा 9/15, तो 10/15 और 9/15 है। इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक। चाहें तो हम 9/15 को पहले लिख लें, हमें चाहिए तो इन्हीं दोनों के बीच में ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9/15 10/15, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n कितना है हमारे यहाँ पे, n = 3 है, हमें क्या चाहिए होता है n+1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। n+1 क्या हो जाएगा 4। तो अब हम लोग अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो जब हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ भी होगा। क्या मिलेगा हमें, 9 × 4 = 36, 36/15 × 4 है, ये इंटू है, इधर भी इंटू है, ठीक, गुणा है, 15 × 4 = 60, इधर क्या हो जाएगा
ऊपर हो जाएगा 40, नीचे क्या बचेगा 15 चौका 60। ठीक, अब हमें पूछा गया था इन दोनों संख्याओं के बीच का 3 परिमेय संख्या, तो 36 के आगे क्या आता है 37, 37/60 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा 38/60, तीसरा हो जाएगा 39/60। ठीक, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 36 और 40 के बीच में हो। तो इस तरीके से ये हमारी 3 परिमेय संख्या निकल जाएंगे। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, और जब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।